नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पाकिस्तान में नई सत्ता के मद्देनजर भारत अब सतर्क हो गया है। पाकिस्तान पड़ोसी देशों को आतंकवाद का गढ़ बनाकर चिंगारी, जी हां, हिंसा की चिंगारी को ना सुलगाए, इस बात पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन की वापसी को पाकिस्तान बेहद उम्मीद से देख रहा है। इस संदर्भ में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में भाग लेने तजाकिस्तान के राजधानी दुशांबे पहुंचे। डोभाल ने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने में अफगानिस्तान की मदद करने और उसकी क्षमता बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत हमेशा से ही काबुल का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है और भविष्य में भी रहेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी समूह क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए बड़ा खतरा है, इसीलिए सभी देशों को इसका मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ सदियों से भारत के विशेष संबंध रहे हैं और कैसी भी परिस्थितियां हों, भारत का दृष्टिकोण अफगानिस्तान को लेकर नहीं बदल सकता है। डोभाल ने कहा कि भारत ने पिछले कई दशकों के दौरान अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास में मदद भी की है। अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की बैठक में तजाकिस्तान और रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भी, आपको बता दें, कि हिस्सा लिया, जबकि पाकिस्तान इस मीटिंग से नदारद रहा। पाकिस्तान इस मीटिंग से नदारद रहा, साथ ही साथ बैठक में तो पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कश्मीर का मुद्दा छेड़ने से बाज नहीं आए। उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा। ऐसे में पर्दे के पीछे आतंकियों को शय देने के मंसूबे से इनकार नहीं किया जा सकता। इन हालातों में क्षेत्रीय सुरक्षा शांति के लिए भारत की आतंकियों के सरपरस्तों को दो टूक सुनाना और इलाके में देशों से तालमेल बैठाने की कोशिश सही दिशा में सही कदम माना जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में भाग लेने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे पहुंचे अजीत डोभाल, और डोभाल ने वहां पर आतंकवाद और आतंकवादी समूह का मुकाबला करने में अफगानिस्तान की मदद करने और उसकी क्षमता बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत हमेशा से ही काबुल का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा और भविष्य में भी रहेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी समूह क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। और चलिए, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक वोरा जी हैं, एक्स डिप्लोमेट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा जी है, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। दीपक जी, जिस तरह से अजीत डोभाल दुशांत में हैं और ऐसे में उन्होंने जिस तरह से ये कहा है, एक महत्वपूर्ण साझेदारी रही है काबुल की, और उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से ही एक काबुल का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है, भविष्य में भी रहेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी समूह क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। ये जो दो टूक उन्होंने बात कही है अपनी, किस तरह से इसे देखते हैं? आभारी हूँ आपका, आप मौका देते हैं आपके शानदार पर शरीक होने का, शामिल होने का, आपसे बातचीत करने का, आपसे सीखने का, और साथ में मेरे सहयोगी ओझा साहब जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। दुशांबे में गए हुए हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कुछ सेंट्रल एशियन चीन के प्रतिनिधि भी आया, वो बातचीत कर रहे हैं आतंक। एक बहुत दिलचस्प चीज, आतंकवाद की जब बात होती है तो बात होती है अफगानिस्तान। क्यों? क्या अफगानिस्तान दुनिया का ग्लोबल सेंटर बन चुका है जिहादी आतंक के लिए? मैं, अगर आप देखेंगी, पिछले साल अगस्त में जब तालिबान वापस आया काबुल में, तो पाकिस्तान के जो नेता लोग थे उस समय वो भांगड़ा कर रहे थे सड़कों पे, हाँ, भारत का $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, ग्रांट खत्म हो गया, ये हो गया, अब तो सारी दुनिया पे बस हम भी लोग को
लेकिन फिर क्या हुआ, जो रिपोर्टें आई उससे ये लगता है कि तालिबान के वापस आने के बाद पाकिस्तान में जो आतंकी हमले हो रहे हैं भारत रहे हैं, उनको मिला कुछ नहीं है तालिबान के वापस आने। लेकिन एक अजीब चीज है कि तालिबान का आज जो दावा है कि मेरी भी कोई अहमियत है, वो इस पे आधारित है कि मैं आतंकवाद पूरी दुनिया में शुरू कर सकता हूँ। एक पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, वो बड़े ब्रिटिश एक्सेंट के साथ बोलते थे, मुझे शक्ल देख के उनकी हंसी आती थी। तो पिछले साल उन्होंने यूरोप, नवंबर में लगा 2021 में, उन्होंने यूरोप को बोला कि देखिए, अगर आप लोग तालिबान के साथ दोस्ती नहीं करेंगे तो फिर आप पे आतंकी हमले हो। और फिर वो जो उनका इंटरिम तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर है, उसने तुरंत एक चिट्ठी लिख दी अमेरिका को, यूएस कांग्रेस को, कि हमारे पैसे वापस करो, नहीं तो वहां पे आतंकवाद। इसका मतलब है कि सिर्फ आपकी अहमियत यह है कि आप आतंक कर सकते हैं। अब जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इन सब ने तालिबान वन को चढ़ा हुआ है, वो जानते हैं क्या क्या होगा, चाहे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, ये वो जितने सारी इस्लामिक सब वहां पे उन्होंने देखा था। वो उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज को अटैक किया था, किर्गिस्तान में समस्या हुई, तुर्कमेनिस्तान में समस्या हुई। तो ये सब चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। ये कैसे ना हो, इसका एक ही तरीका है जो बार बार हम कह रहे हैं कि जो सिस्टम है अफगानिस्तान में, उसमें अफगान लोगों की आवाज, ना केवल एक ग्रुप की, तो सारी दुनिया जानती है कि वो आतंकी है। और दूसरी चीज, किसी तरह से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा या कंपेल करना पड़ेगा कि आप अपना रवैया बदलिए, वो है पाकिस्तान। क्योंकि उसके जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है मैम, अमेरिका में जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है ना, उसको कहते हैं आईवी लीग। ये पाकिस्तान की टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स है, आईवी लीग ऑफ जिहादिस्ट एजुकेशन। तो सिंपली चीज ये है कि अफगानिस्तान के लोगों का हमें समर्थन करना है। हमने उनको अनाज दिया है, हमने दवाइयां दी हैं, हमने वैक्सीन दी है। और दूसरा, पाकिस्तान को जबरदस्त समाचार दुनिया ने मिलकर माना है कि जो भी हम देख रहे हैं वो जो आतंक इस समय उभर रहा है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, दूसरी जगह में, वो पाकिस्तान के कारण है। ये कहना सिर्फ मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मास्टर है और तालिबान केवल उसके चेले हैं, वो वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान से करवाना चाहता है। इसीलिए ये मीटिंग बहुत अहमियत है। ठीक है, ठीक है। ओझा साहब, जिस बात का जिक्र अभी मैंने दीपक जी से किया, वही एक सवाल मेरा आपसे भी है कि आतंकवाद और आतंकवादी समूह क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए बड़ा खतरा है। डोभाल ने इस बात को तो कहा और ये भी कहा कि इसीलिए सभी देशों को मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। ये क्या संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है अपनी बात के जरिए? देखिए, ये जो इस्लामिक आतंकवाद है, वो तमाम आतंकवाद के जो घटनाएं हुई है, जो माहौल बना था, उन सबसे अलग है। उसमें धर्म का नाम लेके लोगों को किसी भी हद तक जाने के लिए उकसाया जा सकता है। और इसकी जो है पोटेंसी जो है कॉलोनियल पावर्स ने रियलाइज किया और वो पिछले सदियों से कर रहे थे। इवन पाकिस्तान का भी पैदाइश उसी वजह से हुई और अफगानिस्तान में हमें पता है कि कैसे ये किया गया। आप देखें कि भारत या पूरी दक्षिण एशिया देखें कि हम 1/4 हैं ह्यूमैनिटी का, लेकिन आतंकवाद की वजह से जो हम कंपैरेटिवली जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे थे, कई चीजों पे थे, हम पीछे आ गए हैं। और उसमें एक ही ताकत है जैसे पूरे रीजन को मैंने रोक के रखा हुआ है, उसको गले में एक तरीके से देखें कि हम नहीं कहेंगे फांसी का फंदा लेके रखा हुआ है, वो हर तरीके से परेशान कर रहा है। वो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल फॉर्मेशन या जो पावर इक्वेशन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की फौज का जो है वो हिंदुस्तान को परेशान किए हुए, पूरे दक्षिण एशिया को परेशान किए हुए है। और ये उन्होंने तैयार किया। और पहले माना जाता रहा है कि ये जो अमेरिका के लोग हैं उनकी एक जियोपॉलिटिकल एम्बिशन थी या जियोपॉलिटिकल डिजाइन थी कि किसी तरीके से सोवियत रशिया को कंटेन करना है, भारत को चेक करना है। लेकिन 2001 के बाद वो चले गए और ये हो गए हैं अनाथ, एक तरीके से देखा जाए या जो भी है, कि सारी जगह इनकी पोल खुल चुकी है। वोरा साहब ने कहा कि कैसे ये खुश हो गए थे कि अफगानिस्तान में जब तालिबान इस बार पिछले साल 15 अगस्त को आया तो ये बहुत खुश थे। लेकिन हकीकत यह है कि 100 से अधिक टेररिस्ट अटैक तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान की धरती पर भी हुए हैं। एक बेशर्म किस्म के लोग हैं जिनको किसी से लेना देना नहीं है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए खतरा बने हुए हैं। आप देखें कि इस रीजन के सारे स्टेक होल्डर्स इसमें आए हैं पाकिस्तान के अलावा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जनता को लगातार गुमराह किए जा रहा है इस्लाम के नाम पे।
90% से अधिक लोग वो हिंदू ही रहे हैं, हिंदू से कन्वर्ट में हैं। तो ये एक जो जहर की खेती जिसे हम कहें कि पाकिस्तान के लोगों ने की, पाकिस्तान की रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट ने की, पहले वो किसी और की शाय पे करते रहे, अब हो सकता है चाइना उनके लिए लिमिटेड तरीके से इंकरेज कर रहा हो जिस किसी वजह से, लेकिन वो पूरी तरीके से दुनिया में बेनकाब हो चुके हैं। देखिए, कम से कम लोग आतंकवाद के जरिए या डिसेप्टिव वॉर के जरिए लोगों को परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन ये प्रशासन नहीं दे सकते, वो बेहतरी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा आतंकवाद का जो नेटवर्क पाकिस्तानियों ने बनाया है, पाकिस्तान की रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, कि जिससे वो लोगों को बरगला रहे हैं, मुसलमानों को बरगला रहे हैं, एक क्राइम की इंडस्ट्री चला रहे हैं, खुद तो वो प्रॉफिटियर कर रहे हैं, मगर अपने फायदे के लिए पूरे दक्षिण एशिया को वो बंधक बनाए हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में पूरे लोगों का एक साथ आना, यहाँ तक कि चीन से हमारे डिफरेंसेस भी हैं, बहुत सारे ये हैं, लेकिन इन लोगों का आना एक रियलाइजेशन है इस क्षेत्र में कि नहीं, आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, ये सबके लिए खतरा है। और ये आतंकवाद हो सकता है चीन उनको शय दे रहा हो किसी समय तक, मगर देखा गया कि चाइनीज प्रोजेक्ट को भी इन लोगों ने, इनके जरिए अटैक हो रहा है। तो पाकिस्तान अपने क्षेत्र में स्टेबिलिटी फैलाने करने की स्थिति में नहीं है, स्टेबिलिटी लाने की स्थिति में नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की स्टेचर का भी एक, मैं कहूंगा कि एक दुनिया के इन तमाम इस क्षेत्र के देशों में, तो मैं सोचता कि बहुत जबरदस्त बिगिनिंग है, लेकिन इसके बाद जो है क्या होता है, इस तरीके से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरीके से कहां तक हम डिसमेंटल करते हैं उसको देखना होगा। लेकिन भारत के लिए तो एक बहुत लीडरशिप के भी मैं कहूंगा कि उसकी भी जबरदस्त इनिशिएटिव दिखाई पड़ रही है, और पाकिस्तान की इस रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट का अंत होना पूरी दुनिया के लिए बड़ा जरूरी हो गया है। ठीक है, लेकिन आतंकवाद से जंग में अफगानिस्तान को मदद कितनी जरूरी है, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, और अफगानिस्तान को मजबूत करना कितना जरूरी है। ये पाकिस्तान भी अगर इस तरह की बात कर रही है, कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि देखिए धारा 370 फिर से बहाल होगी, शहबाज शरीफ अगर इस बात का जिक्र करते हैं, तो आखिर किस बात पर, क्या आधार है? दीपक जी, आपका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, अब सवाल ये भी है कि देखिए अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की बैठक हुई, बैठक में तमाम जो देश है उनके नुमाइंदे आए, लेकिन पाकिस्तान इस मीटिंग से नदारद रहा। इसके क्या मायने निकाले जाए, कैसे इसे देखा जाए सर? और धारा 370 पर जिस बात का जिक्र मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी, शहबाज शरीफ फिर एक बार कश्मीर का राग अलापते हैं, ये क्या बताने की कोशिश है, क्या समझाने की कोशिश है, और किसको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज? ये आपने दो सवाल पूछे हैं, मैं दूसरे का पहला जवाब देता हूँ। ये जो शहबाज शरीफ जो भी उसका नाम है, पाकिस्तान का कहता मैं मंत्री हूँ, ये बार बार कश्मीर का राग क्यों लाते, मैं एक बड़े ध्यान से मैं इसकी समझने की कोशिश करता हूँ, और मेरे जो सहयोगी हैं वो समझाएंगे कि जब वो कश्मीरियों की बात करते हैं कि हमारा दिल क्यों रोता है उनके लिए, उनका दिल नागा लोगों के लिए नहीं रोता, या केरला के लोगों के लिए नहीं रोता, या पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए इतना ज्यादा नहीं रोता, उनका दिल रोता है कि वो मुसलमान। तो आप एक इस्लामिक एलिमेंट है। अब ये नहीं कहते कि हाय हाय देखिए त्रिपुरा में क्या हो रहा है, या इधर क्या हो रहा है, वहां हो रहा है, आपकी ज्यादा कश्मीर पे है, बिकॉज आप कंबाइन कर रहे हैं रिलीजन को, इस्लाम को कश्मीरी मुद्दे के साथ। और जिस तरह कार्ल मार्क्स ने बहुत साल पहले कहा था, जब लोगों के पास कुछ नहीं है, पेट भूखा है, जान निकलने वाली है, तो उनके मुंह के अंदर धर्म डाल, ताकि उससे वो खुश हो जाए और कुछ करें। अब 30 साल हो गए हैं लगभग, भारत ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म की प्रपोजल की। आपने संस्था का नाम सुना है? उसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। अभी का तो मैं नहीं सुनता उसके बारे में, हमने सुना था गुप्त हो गई है, लेकिन लगता है कि अभी न्यूयॉर्क में वो बैठी हुई है। 30 साल से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अब एक ग्रुप और बना दिया कि आप इसकी पढ़ाई करो अगले 30 साल तक। मैं तो तब तक स्वर्गवास हो जाऊंगा, आप शायद रहेंगी, तो आप देखिएगा कुछ नहीं होने वाला। कोई कहता है ये फ्रीडम फाइटर है, कोई कहता है ये आतंकी है, कोई कहता है ये अच्छा आतंकी है, कोई कहता है ये बुरा आतंकी है। हकीकत आज ये है कि जो जिस देश पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है टेररिज्म का, वो अफगानिस्तान है, सोमालिया और इराक से भी ज्यादा। अब जो हमने कहा है, हमारे NSA ने जो कहा है कि भाई अफगानिस्तान को स्टेबलाइज किया जाए, इसके दो मायने हैं। ये मैं दोबारा हल्के हल्के बता रहा। पहला कि तालिबान को जूते मार के बाहर निकालो, नहीं तो अफगानिस्तान कभी स्टेबलाइज नहीं हो सकता। और दूसरा जो एक सिनिकल इंटरप्रिटेशन है कि तालिबान के साथ डील मत करो, ताकि स्थिति इतनी खराब हो जाए अफगानिस्तान के अंदर, आतंक
इन्फ्लेशन हो जाए, महंगाई हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, भूखमरी हो जाए, ताकि वहां के लोग, यंग पीपल लीड करें एक मूवमेंट और तालिबान को कहें गेट आउट। अरब स्प्रिंग में यही हुआ। ये दो चीजें मैं देख रहा हूं, क्योंकि जो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ टेररिज्म है, चाहे दुनिया में, चाहे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, मुस्लिम सोवियत रिपब्लिक जहां भी है, वो इतनी ज्यादा है कि किसी ना किसी तरह से इमीडिएटली हमको तालिबान को हटाना है। नहीं तो ये जो दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो हम देख रहे हैं। हमने ब्रीफिंग सुनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसके बारे में बातचीत करता है। हम देख रहे हैं किस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, और इसका अगला कदम क्या होगा, ये मेरा नहीं ख्याल। मैं रुकना चाहता हूं जानने के लिए। उससे पहले कि कुछ हो, हमें टोटली इन लोगों को आइसोलेट करना है। अगर कोई कहे कि ये सब बड़े अच्छे लोग हो गए या फिर ये बदल जाएंगे, मैं कभी आपने चीजें को अपने स्पॉट्स बदलते देखा है? मैंने तो नहीं देखा। हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी हो, नहीं बदलेंगे ये लोग। पूरी जो अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उसी तरह के फंडामेंटलिस्ट, हार्डकोर, बेरहम लोग हैं, वो हक्कानी फकानी लोग भी आजकल घूमते रहते हैं। इन पर भरोसा मत करिए। सो एक सेंटेंस में, एक वाक्य में ये होगा कि अगर अफगानिस्तान का भविष्य है, अगर दुनिया को आतंक से दूर जाना है, तो पहले अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना होगा। और स्टेबलाइज कैसे होगा? तालिबान को बाहर निकाल के। पाकिस्तान रोता रहे कश्मीर में ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा, उनकी सुनता तो उनके लोग उनकी नहीं सुनते। और वो क्रिकेट खिलाड़ी तो पहुंच गया था वहां, कितने सारे लोग लेकर कह रहा था हाय 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 यहाँ की सरकार को निकालो। ये सब चलता रहेगा। बट अफगानिस्तान को अगर हमने पाकिस्तान से अलग नहीं किया, दूर नहीं किया मैम, तो मेरा नहीं ख्याल कि आतंक की जो समस्या है उसका कोई समाधान। ठीक है ओझा साहब, जिस बात का जिक्र अभी मैं दीपक जी से कर रही थी, कश्मीर का मुद्दा छेड़कर पाकिस्तान क्या एक बार फिर से कश्मीर का राग अलाप कर ऐसे पर्दे के पीछे आतंकियों को शय देने के मंसूबे से इस पूरे विषय को उठाया जा रहा है क्या? क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, नाम इनका शरीफ है और करते बदमाशी है ये हमेशा से, कोई दूसरा नहीं। और ये सारी सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो है फौज की पिट्ठू। तो इनके पास अपना न तो दिमाग है, न बोलने की ताकत है, वो तो अनर्गल बर्बाद करते रहे। सवाल ये है कि हम जब भी सोचे, मैंने कई साल पहले कहा था, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था उस समय। मैंने कहा कि मेरे समय यंग हुआ करता था, 20s में हुआ करता था। मैंने कहा मेरे जीवन काल में हम पाकिस्तान के साथ शांति से नहीं रह सकते। इस बात को 30 साल होने जा रहे हैं। तो देखिए, जो इस्लामिक आतंकवाद का जहर जो बोया गया है, इस्लामिक रेडिकलिज्म का है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये कभी शांति का था। हिंदुस्तान में आके भले ही ये सूफिज्म आ गया हो, जो बर्बर कौमें थी, इन लोगों ने इस्लाम का सहारा लिया और उसके इस्लाम के नाम पे बहुत बर्बरता की। चाहे वो टर्किश मामलूक रहे हों, जो गुलामों के बच्चे हुआ करते थे, तो जो हैवानियत और दरिंदगी का जो भी एक रूप था, वो इस्लाम के जरिए लाने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान में आके वो ह्यूमनाइज हो गए। दूसरी बात है कि बाद में उसी सेंटिमेंट को लेके हमारे ही कुछ अपॉर्चुनिस्ट कन्वर्ट जो थे, वो जो पाकिस्तानी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो वहां के अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी रूलिंग कोलिशन के पास कोई तरीका नहीं है सर्वाइव करने के लिए, बजाय वो आतंकवाद चलाए और बजाय वो कश्मीर का राग अलापे। कश्मीर का मुद्दा उठाना या आतंकवाद का मुद्दा उठाना, जो उनके प्रिविलेजेस हैं, जो जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को लूट रहे हैं। वोरा साहब ने कहा कि क्या उनको केरला, बंगाल और उनके लिए दर्द नहीं होता है? मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारे पास लोग हैं, तुम्हारे अपने लोगों के लिए दर्द नहीं होता है? न तो तुम उनको चीनी पहुंच दे सकते हो, न दवाइयां दे सकते हो, न बिजली प्रोवाइड कर सकते हो, न पानी प्रोवाइड कर सकते हो। दर्द ही होना है तो यार भाई अपने लोगों के लिए तुम दर्द करो। कश्मीर के लोग तो बड़े खुशहाल हैं। तुम एक आइडेंटिटी के नाम पे कवर्ट वॉर का इस्तेमाल कर रहे हो। पहले तुमने अमेरिका की जूते उठा के नाच रहे थे तुम, उसके लिए किया, बाद में चीनी चप्पल उठा के करना शुरू कर दिया, और दोनों को तुम पे भरोसा नहीं है। तो उनकी बेगैरती से अगर हम उम्मीद करें, जैसे वोरा साहब ने कहा, जैसे बेगैरती उनके जीन्स में चली गई है, उनसे अगर हम उम्मीद करें कि कभी वो शरीफ हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। तो हमें जो है आतंकवाद को कैसे समूल सर्वनाश किया जाए, तो भारत की जो गवर्नेंस की जो कैपेसिटी है और नेशनल सिक्योरिटी की जो कैपेसिटी है, कैसे उसको मजबूत किया जाए, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। पाकिस्तान को हम छोड़ नहीं सकते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन का हिस्सा हुआ करता था। अगर जब रशियन प्रेसिडेंट जो है वो कह रहे हैं कि इस तरीके से केवल रूस का जिक्र कर रहे हैं कि यूक्रेन जो है रशियन आइडेंटिटी का हिस्सा होता था, तो भाई अफगानिस्तान भी राजा आनंद पाल का हिस्सा हुआ करता था। हम भी समुद्रगुप्त की बात करते हैं कि लेके शुरू होती थी, वो अफगानिस्तान से शुरू होती थी, ईरानियन सिविलाइजेशन के बाद, और यहाँ तक जाती थी। इस्लाम भाई है, अच्छी फलसफा है, उसमें ईमानदारी की, बहादुरी की, सच्चाई की बात की जाती है।
लेकिन बहुत से कौमों ने इस्लाम का दुरुपयोग किया है क्राइम को बढ़ाने के लिए, इस्लाम का दुरुपयोग किया है हैवानियत और दरिंदगी और मिसोजिनी बढ़ाने के लिए। इसको कंटेन करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से भारत को दुनिया में किसी की सोचने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग से कम ताकत से कैसे बड़े युद्ध को लड़ा जाए और इस इस्लामिक कट्टरपंथी का समूल सर्वनाश किया जाए। इसका जवाब हिंदू कट्टरपंथी हरगिज नहीं होता है इसका, लेकिन समूल सर्वनाश आतंकवाद करना के खिलाफ बहुत भारत जरूरी पहले है। भी आवाज हमारे उठाता रहा है, existential आज interest भी के लिए। आवाज उठा रहा है और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसी बात को कहा है कि देखिए सभी एकजुट हों तभी आतंक को खत्म किया जा सकता है, आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।